चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक का प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल चैप्टर से तैयार किए गए एमसीक्यू को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम प्रियम्बल प्रस्तावना से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करें उससे पहले हम एक बार प्रस्तावना या प्रियम्बल को देख लेते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका, जो कि इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल, जिससे संबंधित एमसीक्यू आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और वीडियो में इन सभी टर्म जो कि यूज किए गए हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ठीक है, न्याय स्वतंत्रता समता राष्ट्रीय एकता अखंडता, इन सब शब्दों से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। तो आज का पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। तो किस देश ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को प्रियम्बल को इंक्लूड किया था या इसका उपयोग किया था। ऑप्शन है अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को इस्तेमाल किया। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ए अमेरिका। तो प्रस्तावना क्या होती है? तो प्रस्तावना एक संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना क्या होती है? संविधान का परिचय होता है या भूमिका होती है। इसमें संविधान का सार होता है। तो जो हमारी प्रस्तावना होती है संविधान, वो बताती है कि इस ये जो संविधान है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक संविधान का सार बताती है। अमेरिका के संविधान से ही प्रस्तावना ली गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और ये कौन लाया था प्रस्ताव? पंडित नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग इससे पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, ए पालकीवाला ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए पालकीवाला। तो ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, तो ये जो शब्द हमारे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शुरुआत में प्रारंभ में हमारे प्रस्तावना में नहीं थे। इनको एक संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो वही बताना कि ऐसा वो कौन सा संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 या फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के उद्देश्य में नहीं है। ठीक है,
तो इनमें बताना कि कौन सा संविधान के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव जो हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव उनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है न्याय व स्वतंत्रता, दूसरा समता व बंधुत्व, और सी नंबर है प्रतिष्ठा व विचार। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठा व विचार। ठीक है, तो प्रतिष्ठा व विचार हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव में से नहीं है। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर? आंसर नंबर सी, प्रतिष्ठा व विचार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता शब्द का आशय है। ठीक है, अब हमको बताना है कि जो हमारी प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका क्या मीनिंग है, आशय क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी देश का डोमिनियन है। ठीक है, तो क्या ये आशय सही है? पहला। दूसरा स्टेटमेंट है ये अपने मामलों, वो मामला आंतरिक हो या बाहरी हो, का नितारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो संप्रभुता के संबंध में ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट संप्रभुता संप्रभुता के संबंध में सही है। ठीक है, तो यहाँ संप्रभुता का ऐसा क्या है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी का डोमिनियन है, और दूसरा है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के मामलों को हल करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में समाजवादी लक्षण, ठीक है, समाजवादी लक्षण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से पूर्व भी मौजूद थे। कहाँ मौजूद थे? मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मौलिक अधिकारों में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, जो कि 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। जब ये हमारी प्रस्तावना में जोड़ा नहीं गया, उससे पहले समाजवादी लक्षण को कहाँ देखने को मिलते थे? मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मौलिक अधिकारों में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व भी समाजवादी लक्षण हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाजवाद के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर रखिए, पढ़िएगा कि भारतीय समाजवाद के संबंध में सत्य नहीं है। इसमें हमें बताना कौन सा गलत है भारतीय समाजवाद को लेकर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है भारतीय समाजवाद से संबंधित कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 3 है कि नई आर्थिक नीति 1991 ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। यानी कि इसमें ये जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट भारतीय समाजवाद को लेकर सत्य है। ठीक है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो आंसर नंबर डी। ठीक है, तो भारतीय समाजवाद राज्य समाजवाद या स्टेट सोशलिज्म है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। और इसके साथ ही लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है वो कैसा होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? यहाँ पे सार्वजनिक सेक्टर भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर, यहाँ दोनों सेक्टर मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो ये था भारतीय समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द के संबंध में सत्य है। ठीक है, हमें ये जो स्टेटमेंट दिए गए इनसे बताना है कि धर्मनिरपेक्ष के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के अनुसार हमारे देश में सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। और स्टेटमेंट 3 है कि धर्मनिरपेक्ष से संबंधित अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमें बताना है इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के अनुसार सभी धर्म समान है। ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना के लोकतांत्रिक शब्द में शामिल है
ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है, सामाजिक शामिल है और आर्थिक लोकतंत्र शामिल है, या सभी लोकतंत्र के प्रकार शामिल है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो जो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया वो तीनों से संबंधित है। राजनीतिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल आर करेक्ट। अब हम थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इस लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में की चार मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली है परिप्रेक्ष्य, ठीक है, या रेफरेंडम। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत किसी प्रस्तावित कानून को सीधे मतदाताओं के मत से निपटाने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है रेफरेंडम। दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्वालिटी है कि इसमें क्या होती है, पहल, इनिशिएटिव। इसमें जो लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो लोग कानून बनाने के लिए विधेयक का प्रस्ताव कर सकते हैं। तीसरी क्वालिटी होती है कि प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल। इसमें क्या होता है, मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज कोई प्रतिनिधि है या अधिकारी वो जो सही से काम नहीं कर रहा है, तो जो वहां के मतदाता होंगे उसको उसके टेन्योर के कंप्लीट होने से पहले ही वापस बुला सकते हैं। ठीक है, या उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ये होता है हमारा प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। और चौथा होता है जनमत संग्रह या प्लेबिसाइड। इसमें क्या होता है, इसमें सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनमत संग्रह करा लिया जाता है। अगर किसी मुद्दे पर लोगों की राय जाननी है तो उनसे उनका जनमत संग्रह करा लिया जाता है। ठीक है, और उसके अनुसार ही आगे डिसीजन लिया जाता है। ये हमारे चार मेन क्वालिटी ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र, रिपब्लिक का अर्थ है। ठीक है, अब हमें देखना है कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, रिपब्लिक का। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए 5 वर्ष के लिए सत्ता में आता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो गणतंत्र है उसका अर्थ क्या है, रिपब्लिक का, कि इसका जो भारत का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और इसका चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए आएगा, और वो भी 5 साल के लिए आएगा। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर क्या होती है, लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, और लोग ही क्या करते हैं, चुनाव के द्वारा या जनमत के द्वारा उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, बोथ। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जो लोकतंत्र होता है, रिपब्लिक होता है, उसको हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं, 2 प्रकार के वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक होता है राजशाही, ठीक है, मोनार्की, और दूसरा क्या होता है, गणतंत्र, रिपब्लिक। ठीक है, तो जो राजशाही व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसका जो राज्य का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राजा या रानी होता है। ठीक है, उस राज्य का प्रमुख कौन होता है, राजा या रानी, और उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। ठीक है, और ये जो राजा या रानी होते हैं, जो राजशाही व्यवस्था में राज्य के प्रमुख होते हैं, ये उत्तराधिकारिता के माध्यम से पदों पर आसीन बने रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में हमारी राजशाही व्यवस्था है। ठीक है, और जो गणतंत्र प्रकार होता है, गणतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति, ठीक है, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव से आती हैं एक निश्चित समय के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये है गणतंत्र का एक दूसरा प्रकार, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूपों में शामिल नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना है उसमें हमें 3 न्याय देखने को मिलते हैं, जो हमने शुरुआत में देखा था। उन 3 न्यायों में से कौन सा एक न्याय इसमें से शामिल नहीं है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, और चौथा है धार्मिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, धार्मिक। ठीक है, तो जो हमारी प्रस्तावना है वो 3
न्याय के भिन्न रूपों की बात करती है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तो सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय कहता है इसमें हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सामाजिक न्याय। दूसरा होता है आर्थिक न्याय। इसमें आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय। इसमें हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग हो, धर्म का हो, उसको समान अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो ये होती है राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, अब हमारी प्रस्तावना में ये तीन प्रकार के न्याय तो दे दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन इनकी सुरक्षा भी की जानी होती है। और ये सुरक्षा किनके द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से और दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक या केवल दो या दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है सी, दोनों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार प्लस नीति निर्देशक सिद्धांतों से हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय के तत्व है या ये जो बात है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है कि स्वतंत्रता, लिबर्टी का अर्थ है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का क्या आशय है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि इसमें लोगों की गतिविधियों, संविधान में लिखी सीमाओं के अंदर पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, जो लोगों की गतिविधियां होती है उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो जो व्यक्ति है उसके विकास के लिए हर प्रकार के अवसर प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये दोनों स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति होती है, लेकिन वो सारी गतिविधियां संविधान में लिखी सीमाओं के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर या हर तरह के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें देखते हैं कि तो प्रस्तावना में जो प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार है वो शर्त रहित नहीं है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, तो जो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतंत्रता क्या है? वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ शर्तें हैं, कुछ सीमाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को लिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रस्तावना में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 1799 ईस्वी में उससे, या फिर 1917 की रूस की क्रांति से, या ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न समता, इक्वालिटी का अर्थ है। ठीक है, इक्वालिटी का क्या अर्थ है? स्टेटमेंट ए है, ऑप्शन ए है किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इक्वालिटी में किसी भी एक वर्ग के लिए विशेष अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर बी है कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। ठीक है, तो इक्वालिटी में क्या होता है? बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त ए व बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इक्वालिटी को लेकर। ठीक, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में वर्णित समता के तीन आयाम में शामिल नहीं है। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना जिसमें समता शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके जो तीन आयाम है, डायमेंशन, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? पहला है नागरिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है सामाजिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सामाजिक। ठीक है, तो जो प्रस्तावना में समता शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसमें सामाजिक
आयाम शामिल नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिक समता सिविक इक्वालिटी को सुनिश्चित करने हेतु संविधान के कौन से प्रावधान है? ठीक है, तो लोगों की सिविक इक्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन से उपबंध या कौन से प्रबंध किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, बी है नीति निर्देशक, सी है मौलिक कर्तव्य, या ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। ठीक है, तो सिविक इक्वालिटी या नागरिक समता को कौन सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार। ठीक है, जो मौलिक अधिकार संविधान में लोगों को दिए गए उनके द्वारा सिविक इक्वालिटी को हम लोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों में ये सारे आर्टिकल है जिनके द्वारा सिविक इक्वालिटी को, नागरिक समता को हम लोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला आर्टिकल है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 है जो कि क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, दूसरा धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद नंबर 15। लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय पर अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। तो ये सारे आर्टिकल हमारी सिविक इक्वालिटी को सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक समता, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी को सुनिश्चित करने वाले संविधान में उपलब्ध प्रावधान क्या जा सकते हैं? ठीक है, अब हमको देखना कि वो कौन से प्रावधान है संविधान में जो राजनीतिक समता, पॉलिटिकल इक्वालिटी से संबंधित हैं या उनसे हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए, जिसमें बोलता है कि धर्म जाति लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग अथवा वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने हेतु अयोग्य करार नहीं कर सकते, या अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता कि वह किसी धर्म का है, जाति या लिंग का है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 325 है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान है, अनुच्छेद 326 में। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारी राजनीतिक समता, पॉलिटिकल इक्वालिटी को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समता से संबंधित संविधान में उपलब्ध प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक समता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39 हमारा आर्थिक समता को सुनिश्चित करता है, या ऑप्शन नंबर बी है संविधान प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमारी आर्थिक समता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, लोगों की आर्थिक क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो आर्टिकल 39 है 39 से वो कहता है कि महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करना है। तो अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्व, सी है मौलिक कर्तव्य, और डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी, यानी कि एकल नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के द्वारा हम भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सभी। तो जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का है, वह बोलता है कि यह हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषी, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में किन दो बातों को सुनिश्चित करना होगा? ठीक है, जो हमने बंधुत्व शब्द देखा था प्रस्तावना में, वह किन दो बातों को सुनिश्चित करता है? ठीक है, पहला है व्यक्ति का सम्मान, दूसरा स्टेटमेंट है देश की एकता और अखंडता, तीसरा है मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन, और चौथा है सबको समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन है एक है पहला व दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा स्टेटमेंट, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि जो व्यक्ति का सम्मान है और देश की एक
और देश की जो एकता और अखंडता है वह बंधुत्व की भावना के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता व अखंडता। ठीक है, और अखंडता शब्द जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सही है या फिर गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमारे देश में जो भी राज्य हैं उनको संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? ठीक है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी पंडित ठाकुरदास भार्गव और ऑप्शन डी अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह किसने कहा था? कि प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है वह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, के एम मुंशी ने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, यह अर्नेस्ट बारकर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, के एम मुंशी ने। के एम मुंशी जी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, के एम मुंशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी कहा था? ठीक है, तो बताना है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी कहा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, के एम मुंशी ने, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने या अंग्रेज राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट बारकर ने। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? ठीक है, बताना है कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था। आपके ऑप्शन ये रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू, जो कि हमारे प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देश्य का चैप्टर से संबंधित थे, जो कि एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक से लिए गए थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।